हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में चैप्टर नंबर 7 में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए आप लोग सब जानते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें दो पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, चाहे किसी भी तरीके का फोर्स लगे, चाहे कुछ भी हो, उसमें दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होती, यानी वो रिजिड बॉडी कभी डिफॉर्म नहीं होता है। हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली इस तरीके का कोई भी बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो कि काफी हद तक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करते हैं फॉर अ सर्टेन लिमिट ऑफ फोर्स। तो इसीलिए हम लोग रिजिड बॉडी को स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, चाहे वो टॉर्क पढ़ा हो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हो, या सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा हो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पढ़ा है। वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो मिलकर एक रिजिड बॉडी भी बनाता है या एक एक्सटेंडेड बॉडी भी बनाता है जो कि रिजिड ना हो। क्लियर है? तो अभी तक हमने ओवरऑल जनरलाइज्ड टर्म में सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में स्टडी किए हैं, लेकिन अब हम लोग स्पेशली एक रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी के ऊपर हम कुछ फोर्स लगाते हैं या कुछ टॉर्क लगाते हैं, तब उस रिजिड बॉडी के साथ क्या होता है। देखिए आप लोगों ने सीखा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले टाइप का जो मोशन है वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरे टाइप का मोशन होता है रोटेशनल मोशन। हालांकि एक और टाइप का मोशन है जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल है, लेकिन फिलहाल हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है। दोनों को अगर एक एक करके आप समझे तो अगर आप किसी भी एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स का नेट जीरो के बराबर नहीं है, यानी अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, तब वो एक्सटर्नल फोर्स उस रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी रिजिड बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन में ला सकता है, ठीक है। और अगर कोई एक बॉडी का ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज होगा तो उस केस में उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो बदलता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो dp/dt के बराबर होता है। अगर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर नहीं है तो dp/dt भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वो उस रिजिड बॉडी का चेंज होगा। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर हम किसी भी एक रिजिड बॉडी के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब वो एक्सटर्नल फोर्स उस रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करता है। यानी अगर एक एक्सटर्नल फोर्स एक रिजिड बॉडी के ऊपर लगेगा तो उस केस में उस रिजिड बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम उसका चेंज होगा। और वही अगर आप एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, तो जिस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स एक रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करता है, उसी तरीके से एक एक्सटर्नल टॉर्क रिजिड बॉडी के रोटेशनल स्टेट को चेंज करता है, यानी उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। देखिए अगर आपका नेट टॉर्क जीरो के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर नहीं है, तो राइट हैंड साइड भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और राइट हैंड साइड क्या है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो के बराबर नहीं है, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने भी सीखा कि अगर हम किसी भी एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब उसका ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज होता है, यानी उसका लीनियर मोमेंटम में चेंज देखने को मिलता है। और अगर हम किसी रिजिड बॉडी में एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, तब उसका रोटेशनल स्टेट जो है मोशन का वो चेंज होता है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो क्या होगा? तब उसका ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। भाई आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ट्रांसलेशनल स्टेट नहीं बदलेगा,
यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है रिजिड बॉडी। वैसे ही अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे तो उसका रोटेशनल स्टेट नहीं चेंज होगा, यानी कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक रिजिड बॉडी तब होता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक रिजिड बॉडी तब होता है जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। और अगर दोनों ही इकट्ठे नहीं लग रहे हैं, तो अगर एक रिजिड बॉडी के ऊपर ना तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना ही एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, तब वो हम कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब है जब टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क। अगर दोनों नहीं लग रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो अगर किसी भी रिजिड बॉडी को आप देखते हैं और आपको दिखता है कि वो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तब आप कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी एक्चुअली में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। इसलिए मैंने लिखा है कि एक रिजिड बॉडी को हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है जब उस पर नेट फोर्स भी ना लगे और नेट टॉर्क भी ना लगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा था, लीनियर मोमेंटम। यहां पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, यानी लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और नेट टॉर्क भी नहीं लग रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी उसका कंजर्व रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर उस पर नेट फोर्स 0 के बराबर है, देखिएगा इसको, अगर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है रिजिड बॉडी का अगर वो 0 के बराबर है, तो क्या होगा समझते हैं इसको। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, Fx i क्या प्लस Fy j क्या प्लस Fz k क्या, ये होगा बच्चों। अगर मैं इसका समेशन ले लूं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका सम 0 है, तो यहां पर भी सब में सम आ जाएगा, समेशन, फिर यहां पर भी समेशन आ जाएगा, और उसी तरीके से यहां पर भी समेशन आ जाएगा। तो अगर बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स एक रिजिड बॉडी के ऊपर 0 है, यानी कि इंडिविजुअली आप देखें ये सब 0 के बराबर। अच्छा, ये 0 कब हो सकता है? जब समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस ओवर x एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, summation of all the forces over y axis is equals to 0, and summation of all the forces over z axis is also equals to 0। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक रिजिड बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है, इसका मतलब यही हुआ कि उस फोर्स का जो x कंपोनेंट का सारा सम है वो भी 0 के बराबर होगा, उस फोर्स के y कंपोनेंट का सारा सम भी 0 के बराबर होगा, और इस फोर्स का z कंपोनेंट का सारा सम भी 0 के बराबर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ये कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का है। उसके बाद फिर दूसरा हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, राइट। लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क को हम कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ टॉर्क अलोंग x एक्सिस प्लस समेशन ऑफ टॉर्क अलोंग y एक्सिस प्लस समेशन ऑफ टॉर्क अलोंग z एक्सिस। इन सब का सम भी 0 के बराबर होना चाहिए बच्चों। यही टाउ एक्सटर्नल के समेशन को ही तो मैंने ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्स टॉर्क अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, summation of all the torque along y axis is equals to 0, and summation of all the torque along z axis is equals to 0। क्लियर है बात? तो सारे, यानी इसका मतलब यही हुआ, मुझे यही दिख रहा है कि अगर एक रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि 6 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। x एक्सिस के अलोंग सारे फोर्स का सम 0, y एक्सिस के अलोंग सारे फोर्स का सम 0, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन z एक्सिस के अलोंग सारे फोर्स का सम 0। चौथा कंडीशन x एक्सिस के अलोंग सारे टॉर्क का सम 0। पांचवा कंडीशन x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग सारे टॉर्क का सम 0, और छठा कंडीशन z एक्सिस के अलोंग सारे टॉर्क का सम 0। अगर एक रिजिड बॉडी इन 6 कंडीशंस को इकट्ठे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहें कि वो रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है।
पहला 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगला 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, उसका नेट टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क का सम 0 के बराबर है। ठीक है, ये तो बात रही बच्चों जब हम 3 डायमेंशन में देख रहे हैं। फोर्स कैसा है? फोर्स 3 डायमेंशन में है। ये जो कंडीशन था मेरा, ये कंडीशन था कि व्हेन फोर्स इज इन 3 डायमेंशन। अगर फोर्स 2 डायमेंशन में हुआ तो 2 डायमेंशन यानी कि एक फोर्स अगर प्लेन में लाई कर रहा है, यानी आप दूसरा कंडीशन कह सकते हैं कि अगर फोर्स कोप्लेनर होता है तो इफ फोर्स इज कोप्लेनर, मान लेते हैं कि वो XY प्लेन में लाई कर रहा है, तब क्या होगा? ठीक है, देखिए अभी तक हमने सीखा है कि एक्सटर्नल फोर्स ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करता है, एक्सटर्नल टॉर्क रोटेशनल स्टेट को चेंज करता है। अगर ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज हो रहा है यानी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, अगर रोटेशनल स्टेट चेंज हो रहा है यानी कि एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। पहली बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात हमने सीखा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है यानी सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, उस केस में उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो वो सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क दोनों ही साथ साथ 0 हुए यानी कि वो इकट्ठे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में होगा यानी कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में उसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। हम लोग 2 कंडीशन देख रहे हैं। पहला कंडीशन कि जो फोर्स है अगर वो 3 डायमेंशन में एक्ट कर रहा है तब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? तो देखिए अगर फोर्स 3 डायमेंशन में है यानी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हो गया। तो जब फोर्स तीन एक्सिस में लग रहा है तो टॉर्क भी 3 एक्सिस में लगेगा, तीनों एक्सिस का सम जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो 6 कंडीशन जो है अगर फोर्स 3 डायमेंशन में होगा तो 6 कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के चाहिए। वहीं अगर फोर्स कोप्लेनर हुआ यानी कि फोर्स 2 डायमेंशन में एक्ट कर रहा है, मान लीजिए XY प्लेन में एक्ट कर रहा है, तब उस केस में कितने कंडीशन चाहिए होंगे? 3 डायमेंशन में फोर्स एक्ट करता है तो 6 कंडीशन चाहिए। 2 डायमेंशन में अगर फोर्स एक्ट करे तो आपको सिर्फ 3 कंडीशन चाहिए। क्या 3 कंडीशन चाहिए? एक तो भाई फोर्स x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, इसलिए समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। यही पहला कंडीशन है। इसमें देखिए हमारा क्या आ रहा है, चूंकि फोर्स कोप्लेनर 2 डायमेंशन में लाई कर रहा है इसलिए फोर्स को कैसे लिखेंगे? Fx i कैप प्लस समेशन ऑफ Fyj कैप। z कैप वाला तो नहीं है क्योंकि फोर्स तो xy प्लेन में है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया बच्चों कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये पहला 2 कंडीशन मुझे मिल रहे हैं फोर्स को इक्विलिब्रियम में, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा, फोर्स अगर XY प्लेन में है तो आप लोगों ने पढ़ा है टॉर्क के बारे में कि टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, यानी फोर्स जिस प्लेन में है टॉर्क उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहां पर फोर्स जो है वो XY प्लेन में है तो टॉर्क उसके परपेंडिकुलर यानी z एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि नेट टॉर्क हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। सो समेशन ऑफ टॉर्क अलोंग z एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। बस यही एक कंडीशन होना चाहिए। क्यों भाई? टॉर्क तो z एक्सिस के लॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि फोर्स xy प्लेन में है तो x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग तो टॉर्क होगा नहीं, सिर्फ z एक्सिस वाले टॉर्क का सम 0 होना चाहिए।
फोर्स चूंकि प्लेन में है इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वाले फोर्स इंडिविजुअली जीरो होने चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो फोर्स जो कोप्लेनर फोर्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजिड बॉडी है वो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब एक छोटा सा सवाल आपके मन में आ सकता है, आप बोलेंगे कि टॉर्क जो है वो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर है, यानी कि टॉर्क आपका पोजीशन वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पोजीशन वेक्टर आपका बदल जाएगा तो टॉर्क वेक्टर भी आपका बदल जाना चाहिए। मैं बिना प्रूफ के आपको ये बात बोल रहा हूं, यानी आपको प्रूफ करके नहीं शो कर रहा हूं, डायरेक्टली ये बोल रहा हूं, आप मेरी बात पे विश्वास रखें। ठीक है, देखिए अगर हम पोजीशन वेक्टर को बदलते हैं, यानी एक रिजिड बॉडी है इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, उसका एक्सिस है, यहां पर आपने ओरिजिन लिया और उसके लिए आपने सारे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर निकाले और उसके बाद फिर आपने जो टॉर्क का इक्वेशन लिखा वो इस ओरिजिन के लिए मान लीजिए आपने लिखा है। अब अगर मैं इसी रिजिड बॉडी में सेम तरीके के मोशन के लिए अगर ओरिजिन को शिफ्ट करके o डैश कर दूं, अब हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा बच्चों। या और इस ओरिजिन से, ये इनिशियल ओरिजिन था, ठीक है, शुरुआत में ओरिजिन, यहां से अगर 10 पार्टिकल है, सारे पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा, वो पोजीशन वेक्टर आप यहां पर रखकर और हर पार्टिकल की वजह से टॉर्क निकाल रहे थे, उन सब का जो समेशन था वो 0 के बराबर आ रहा था। तो आपने देखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सबके अलोंग नेट टॉर्क 0 है, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने ओरिजिन को यहां से बदलकर और यहां पर कर दिया, o डैश पे कर दिया। अच्छा, अब o डैश पर ओरिजिन करने की वजह से हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। अच्छा, हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बदलेगा यानी कि टॉर्क वेक्टर भी बदलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टॉर्क वेक्टर अगर बदल रहा है तो क्या समेशन ऑफ टॉर्क जो 0 के बराबर है वो बदल जाएगा? क्या वो अब 0 के बराबर नहीं रहेगा? तो देखिए एक्चुअली में आप ओरिजिन को किसी भी तरीके से चेंज करिए, आप ओरिजिन को किसी भी तरीके से चेंज करिए, एक्सिस के ऊपर बस रहना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिन के चेंज होने की वजह से जो टॉर्क है वो आपका नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता, उसके पीछे का भी लॉजिक है। देखिए सपोज करें कि एक पार्टिकल अगर यहां पर है, इस पार्टिकल का यहां से पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, यहां से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा r2 वेक्टर, लेकिन हमें r1 वेक्टर r2 वेक्टर हम नहीं लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको लेते हैं। तो आप यहां से पोजीशन वेक्टर मेजर करिएगा तो भी परपेंडिकुलर यही मिलेगा, और यहां से पोजीशन वेक्टर मेजर करिएगा तो भी परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर यही मिलेगा। तो आप ओरिजिन को कहीं भी शिफ्ट करिए, ये r परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो आपका हर केस में सेम रहेगा। इसलिए इंडिविजुअली टॉर्क आपका नहीं बदलता है, इसलिए टॉर्क का जो सम है वो भी आपका चेंज नहीं होता है। जैसे पहले एक्सटर्नल टॉर्क 0 था, ओरिजिन के बदलने पर भी एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 के बराबर ही रहेगा। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अगर हम ओरिजिन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सिस पर एक पॉइंट से बदलकर दूसरे पॉइंट पर कर देते हैं तो क्या उस पर टॉर्क सिस्टम का बदल जाता है? तो आपका आंसर हो नहीं बदलेगा, क्योंकि टॉर्क पोजीशन वेक्टर नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो आपका नहीं बदलेगा अगर आप पोजीशन वेक्टर बदलते हैं तो भी। क्लियर है बात? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके आगे मैं बताता हूं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात की थी, उसमें हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात की और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की। फिर हमने कहा कि अगर दोनों इक्विलिब्रियम साथ साथ हैं तो उसे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की, कि एक बॉडी जो है, एक रिजिड बॉडी को हम कब कहेंगे कि वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। देखिए दो तरीके हैं, दो कंडीशंस है जिसमें आप किसी भी रिजिड बॉडी को पार्शियल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। देखिए अगर उस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, यानी उस पर नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि उसका नेट टॉर्क 0 के बराबर नहीं है,
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, नेट फोर्स 0 के बराबर है, ठीक है, लेकिन उसका जो नेट टॉर्क है वो 0 के बराबर नहीं है। ये पहला कंडीशन। क्या पहला कंडीशन, कि एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी नेट फोर्स 0 है, लेकिन नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी नेट टॉर्क उसका 0 के बराबर नहीं है, तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। दूसरा कंडीशन ये कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ना हो, यानी कि उस पर जो नेट टॉर्क है वो तो 0 के बराबर है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन नेट फोर्स जो है उसका वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में, यहां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इन दोनों कंडीशन में हम उस रिजिड बॉडी को कहते हैं कि वो किस तरीके से बच्चों, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में। इसका एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पहला एग्जांपल है कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क 0 है लेकिन नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कि पहला जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं उसमें रिजिड बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम है बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस पर नेट टॉर्क 0 है। लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए सपोज करिए कि ये हमारे पास एक लाइट वेट रॉड है, एक लाइट वेट रॉड है जिसका सेंटर जो है वो सी पॉइंट पर है, ऑलराइट, और ये दूरी जो है सपोज करिए स्मॉल ए के बराबर है और ये भी दूरी जो है मान लीजिए कि स्मॉल ए के बराबर है, ऑलराइट। हमने कंसीडर किया है एक लाइट रॉड AB नाम देते हैं इस रॉड का, इसका सेंटर C है और सेंटर से A की और B की दोनों की दूरी A के बराबर है। अगर आप A पॉइंट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं F1 और B पॉइंट पर भी नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं F2, तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर है वो हो जाएगा इक्वल्स टू F1 प्लस F2 के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, राइट। और नेट टॉर्क इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सपोज करिए दोनों फोर्सेस बराबर है, ये F और ये F के बराबर है, तो F प्लस F यानी 2F फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स। नीचे की तरफ अगर है तो वेक्टर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि ये 0 के बराबर तो नहीं है। लेकिन इस पर नेट टॉर्क की अगर हम बात करें, इसके ऊपर हम किस चीज की बात करें, नेट टॉर्क के ऊपर अगर हम बात करें तो नेट टॉर्क कितना होगा जरा देखते हैं। देखिएगा नेट टॉर्क 0 के बराबर होगा। क्यों, राइट हैंड, ये पोजीशन वेक्टर इसका A है और फोर्स इधर है, और या R क्रॉस F होता है ना, तो A से F की तरफ बनाया, देखिए टॉर्क बाहर की तरफ है, राइट। और इसकी अगर हम बात करें तो A से F की तरफ अगर हम बनाए तो टॉर्क हमें अंदर की तरफ दिखा रहा है। तो यहां पर जो टॉर्क है बच्चों वो ऐसे बाहर की तरफ है और यहां पर जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। देखिए अंदर की तरफ जो है इसको मैं ऐसे क्रॉस से दिखा रहा हूं, ये बता रहा है कि टॉर्क अंदर है, और यहां पर बाहर की तरफ है इसलिए इसे मैं डॉट से बता रहा हूं। डॉट बता रहा है कि फोर्स बाहर है, टॉर्क बाहर है। तो देखिए यहां पर टॉर्क बाहर और यहां पर टॉर्क अंदर, तो दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों टॉर्क बराबर होंगे क्योंकि फोर्स भी बराबर है और ये पोजीशन भी बराबर है। एंगल भी दोनों केस में 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो टॉर्क दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट है, नेट टॉर्क 0, इसीलिए ये इसका नेट टॉर्क 0 है लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, ये दूसरा एग्जांपल है जहां पर कि नेट फोर्स 0 है
लेकिन जो नेट टॉर्क है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम है बच्चों? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं। फिर से सेम लाइट वेट रॉड हम लोग कंसीडर करते हैं, ए बी। एक लाइट वेट रॉड है जिसका सेंटर O है और ये दूरी A के बराबर है और ये दूरी भी A के बराबर है। ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं F और इसके ऊपर हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं F। ठीक है, तो ये टॉर्क जो है बच्चों देखिए किस डायरेक्शन में होगा और ये टॉर्क जो है किस डायरेक्शन में होगा, इसको जरा समझिएगा। सबसे पहली बात हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं, F नेट। नेट फोर्स कितना होगा? तो भाई ये फोर्स नीचे की तरफ है इसलिए इसे मैं F वेक्टर कह रहा हूं और ये फोर्स उसके ऑपोजिट है इसलिए माइनस F वेक्टर, इनका सम हो गया जीरो के बराबर। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है इसलिए नेट फोर्स दोनों का जीरो है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। बट व्हाट अबाउट नेट टॉर्क? तो इसका नेट टॉर्क बच्चों देखिए जीरो के बराबर नहीं है। क्यों? ये वाला टॉर्क देखिए बाहर की तरफ है, आप लोगों की तरफ है ना, और ये वाला टॉर्क अगर आप देखें तो ये भी बाहर की तरफ है। दोनों टॉर्क बाहर की तरफ है, इसीलिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ऐसा करने पर रिजिड बॉडी जो है इस तरीके से रोटेट करेगी, जैसे एरो मैंने दिखा रखा है उस तरीके से रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तब इसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। एक चीज नोटिस करिए कि यहां पर जो टॉर्क लग रहा है वो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से लग रहा है, तो इसीलिए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं, उसकी वजह से टॉर्क अराइज करते हैं। और टॉर्क को हम लोग कपल भी कहते हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ फोर्स की वजह से अराइज कर रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे अगर सपोज आपके पास कोई बॉटल है उसके ढक्कन को आप खोलते हैं, तो ढक्कन को जब आप खोलते हो तो थंब से आगे की तरफ और इस फिंगर से पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो उस ढक्कन को गोल गोल घुमाता है और उसे ओपन कर देता है। क्लियर है बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक सवाल है, एक छोटा सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अराउंड विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड। जिन पॉइंट्स के अबाउट हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर, उसके पोजीशन के ऊपर टॉर्क डिपेंड नहीं करता है। सपोज करिए जैसे ये ओरिजिन है मान लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी। ठीक है, ए पॉइंट पर मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है माइनस एफ वेक्टर और बी पॉइंट पर मान लेते हैं फोर्स लग रहा है प्लस एफ वेक्टर। देखिए फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्स जो है वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो भाई हम टॉर्क कौन से दो पॉइंट के अराउंड निकाल रहे हैं? ए पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्क जो है वो इन ए और बी पॉइंट पर डिपेंड करता ही नहीं है, यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए है r1 वेक्टर, ए पॉइंट, तो ये r1 वेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए r2 वेक्टर, तो ये r2 वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ये आपका r12 वेक्टर हो जाएगा। तो आपको बेसिकली शो करना है कि जो टॉर्क है वो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या शो करना है बच्चों? टू शो कि जो टॉर्क है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। टॉर्क r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो टॉर्क एट
पॉइंट ए पॉइंट पर कितना टॉर्क लग रहा है बच्चों? ए पॉइंट पर जो टॉर्क है उसको मैं अगर टाउ1 वेक्टर कह दूं, ये हो जाएगा मेरा इक्वल्स टू r1 वेक्टर क्रॉस माइनस f वेक्टर। ठीक है, ये टॉर्क जो है बच्चों ये कैसे है? r1 वेक्टर क्रॉस माइनस f वेक्टर। वैसे b पॉइंट पर जो टॉर्क है, टॉर्क एट पॉइंट बी पॉइंट पर टॉर्क कितना है? टाउ2 वेक्टर। ये हो जाएगा r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो जो टोटल टॉर्क है, नेट टॉर्क, ये कितना आ जाएगा बच्चों? टाउ1 वेक्टर प्लस टाउ2 वेक्टर। यही हमने सीखा है, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू r1 वेक्टर क्रॉस माइनस f वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर को मैं पहले लिख दे रहा हूं, और r1 वेक्टर क्रॉस माइनस f वेक्टर को मैं बाद में लिख रहा हूं। ये माइनस साइन जो है बच्चों हमारा बाहर जाकर इस प्लस को बना देगा माइनस। ठीक है, और f वेक्टर दोनों में से कॉमन है, इसलिए क्रॉस f वेक्टर में अलग से लिख ले रहा हूं। तो यहां क्या बचेगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्या हो जाएगा? r12 वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया r12 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ये नेट टॉर्क हो गया, और इसको आप r12 वेक्टर को आप ab वेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ab वेक्टर क्रॉस f वेक्टर के बराबर आ जाए। तो नोटिस करिए यहां पर कि ये जो टॉर्क है, जो ab वेक्टर क्रॉस f वेक्टर आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r1 vector and r2 vector, rather depends on r12 vector, that is ab vector। क्लियर है बात बच्चों? समझ आ रही है आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक यहां तक का जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।